जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी प्रिपरेशन जोन। आज हमारा ये एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 11वां है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको एरर बताना है और अगर एरर नहीं है तो नो एरर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंकित लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। देखिए यहाँ पे जो एरर है आपका ऑप्शन नंबर पार्ट जो बी है, इस पार्ट में आपका एरर है। देखिए इन द स्मॉल अपार्टमेंट, यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज हुआ है द, वो गलत है, वो यहाँ पे ए होगा, इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। क्योंकि देखिए द हम पहले उस चीज़ को लाते हैं जो जिसके बारे में पहले से जिक्र हो चुका हो, है ना, या बाकी चीज़ें द का यूज आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि द का यूज या तो धरती पर कोई चीज़ सिंगल हो, वन पीस हो, जैसे कि धरती, चांद, सितारे, नदियों के नाम, इन सब के पहले द लगाते हैं। अगर किसी अपार्टमेंट का पहले जिक्र हुआ होता तो हम वहाँ पे द लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले जिक्र हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन अ स्मॉल अपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है, और यहाँ पर सिनोनिम बताना है यूटिलिटेरियन। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। पूरे सेंटेंस पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टांस वाज अप्रिसिएटेड बाय ऑल। तो यूटिलिटेरियन का मतलब है यूजफुल, किसी चीज़ का उपयोगी होना। यूजफुल इसका सिनोनिम में हो सकता है हेल्पफुल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं कि हेल्पफुल हो जाएगा सिनोनिम, यूजेबल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं, थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का, जोर का झटका। किसी एक डायरेक्शन में पॉइंटेड चीज से जब धक्का लगता है उसे थ्रस्ट बोलते हैं। फोर्सफुल पुश, जोरदार धक्का। फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी। अब चौथा ऑप्शन जो है डिसटेस्टफुल। डिसटेस्टफुल का मतलब अप्रिय, जो अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट, इसको बोल सकते हैं। और इसका हो सकता है ऑफेंसिव, आपत्तिजनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें पैसिव वॉइस में बताना है। ये सेंटेंस जो है, मिस्टर अंकिल ओपन द गेट इन, चलो ये जो यहाँ तक है, मिस्टर अखिल ओपन द गेट, इसको आपको पैसिव वॉइस में बताना है। देखिए तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कैसे बनता है, वाज वेयर का इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है ना। देखिए तो इसमें वाज केवल और केवल एक सेंटेंस में यूज हुआ, वो है ऑप्शन आपका ए। क्योंकि द गेट है, यहाँ पे जो द गेट है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के लिए वाज का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है। तो आप देखिए वाज जो है आपका ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए में आया है, द गेट वाज ओपन बाय मिस्टर अखिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है जिसका स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जब आप ए देखेंगे, ये एरिस्टोक्रेट गलत है। ये जो लास्ट में ई लगा है वो नहीं होता है। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है नोबेल मैन, यानी संभ्रांत परिवार का बच्चा, जो मतलब इलाइट वर्ग होता है, धनी वनी जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। और एक वर्ड होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता है गवर्नमेंट। तो एरिस्टोक्रेट लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट, यानी कुलीन लोगों की, जो अमीर लोगों की जो सरकार होती है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एक वर्ड में आप एरिस्टोक्रेट को रईस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रईस।
ठीक है दोस्तों, और इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? इसका देखिए, एरिस्टोक्रेट का ब्लू ब्लड बोल सकते हैं, ब्लू ब्लड। और फिर एक और होता है पैट्रिशियन, ब्लू ब्लड, एरिस्टोक्रेट सब सिनोनिम है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं इनके बारे में देखते हैं। देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। दूसरा ऑप्शन एडवर्टाइज यानी प्रचार प्रसार हो गया किसी प्रोडक्ट का। अकरेंस का मतलब होना, घटना का घटना। अकर का मतलब होता है किसी चीज का होना, घटना, टेक प्लेस, अकर। प्रेफरेंस यानी दो चीजों में आपका पसंद, एक से ज्यादा चीजों में आप किसको प्रेफर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस यानी पसंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। इस 5 नंबर में जो अंडरलाइन सेगमेंट है, फॉर योर लास्ट यू, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। जहाँ पे यू फॉर लास्ट ईयर अंडरलाइन है, इसमें बताना है कि कौन सा इसके जगह पे आएगा। तो इनमें से देखिए दोस्तों, आपको पता है लास्ट ईयर, फॉर और सिंस का यूज, फॉर का यूज हम वहां करते हैं जहां पे पीरियड ऑफ टाइम बताना हो। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 2 साल। ठीक है, पर हम सिंस का यूज वहां करते हैं जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, और उसी तरीके से सिंस लास्ट ईयर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग, जब किसी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हम बताते हैं तो वहां पे सिंस का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर में आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड। ये जो सेंटेंस दिया गया है नीचे, इसमें से जो 4 वर्ड लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका जो स्पेलिंग है वो गलत है। इट इज वियर्ड टू ओवर रिएक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक दिस, इट डिड नॉट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, वियर्ड जो वर्ड दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, मैटर, ओवर रिएक्ट, ये सब सारे सही हैं। ऑप्शन सी गलत है। वियर्ड में WEIRD होता है। वियर्ड का मतलब होता है विचित्र होता है, जो नॉर्मल नहीं हो, है ना। और इसका ऑड हो जाएगा सिनोनिम बिजारे। देखिए, बिजारे का मतलब विचित्र। देखिए, बियर्ड का मतलब क्या होता है, दाढ़ी होता है बियर्ड। किसी महिला का दाढ़ी निकला हुआ, मान के चलो हम बाजार गए, बाजारे, तो बाजार में एक विचित्र महिला देखा जिसकी दाढ़ी निकली हुई थी। तो और नॉर्मली तो किसी वुमेन का दाढ़ी होता नहीं है, अगर किसी महिला का दाढ़ी निकला तो आपको अजीब लगेगा, ऑड लगेगा ना। हाँ, ऐसे याद करेंगे बियर्ड, राइट ऐसे हो जाएगा VEIRD, वियर्ड मतलब विचित्र, ऑड। और पेकुलियर भी होता है इसका सिनोनिम। बिचारे मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो बाकी का ऑप्शन है, मैटर का मतलब होता है कोई भी तथ्य, कोई भी बात, ओवर रिएक्ट करना, जरूरत से ज्यादा किसी बात पर रिएक्ट करना, कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम, कॉन्सिक्वेंस किसी चीज का रिजल्ट। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट का सब्स्टिट्यूट बताना है। आई डोंट वियर द सन ग्लासेज एट द मोमेंट। तो ये जो आई डोंट वियर है, इस सेंटेंस में गलत है। आपको इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। देखिए, यहाँ पे
एट द मोमेंट का मतलब है नाउ, प्रेजेंट, करेंटली। तो इसके हिसाब से आई एम नॉट वियरिंग हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, आई एम नॉट वियरिंग। तो उस क्षण में, उस एक पर्टिकुलर टाइम में मैं चश्मा नहीं पहने हुआ था, ठीक है। आई एम नॉट वेयरिंग द सन ग्लासेज एट द मोमेंट, मैं अभी चश्मा नहीं पहने हुए हूँ, इसको ऐसे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा आपको बताना है। अ पर्सन हु ड्रा ऑन और प्रोड्यूसेज मैप्स, वो व्यक्ति जो मैप बनाता हो, चाहे वो घर का मैप हो, है ना, या किसी पर्टिकुलर एरिया का मैप हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, कार्टोग्राफर। ये चार्ट से बना है, CHART, जो कि लैटिन वर्ड है, या ग्राफी, जिसका मतलब होता है ड्रॉ, लिखना, टू राइट, ठीक है। चार्ट से बना है कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो मैप बनाता है, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शन देखते हैं। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब वो पर्सन होता है जो सुंदर लिखावट लिखता हो, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, तो कैलीग्राफर हो जाएगा। कोरियोग्राफर वो व्यक्ति जो डांस सिखाता हो, डांस के स्टेप्स, नए नए स्टेप्स क्रिएट करता हो और लोगों को उसमें डांस करना सिखाता हो। सॉफर होता है प्राइवेट कार ड्राइवर, इस पर एक वर्ड में आप ड्राइवर बोल सकते हैं, कार का ड्राइवर। कोरियोग्राफर नृत्य जो सिखाते हैं, डांस गुरु, उनको बोलते हैं कोरियोग्राफर। कैलीग्राफर जिनकी लिखावट अच्छी हो, सुंदर लिखावट वाले व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपको इसमें भी ये जो सेगमेंट अंडरलाइन किया गया है, इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। Her hopes for building her own house were beaten when she lost her jewelry box. The house were beaten when, ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये गलत है, इसके बदले में कौन सा आएगा? Her hopes for building her own house were beaten when she lost her jewelry box. देखिए, तो बिटेन का मतलब होता है पीटना, मारना, ठीक है। तो उसके जो होप है, आशा है कि उसका अब नया घर बनेगा, ठीक है, वो क्या हुआ, उसका होप टूट गया है या खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब उसका बैग चोरी हो गया, ज्वेलरी बॉक्स चोरी हो गया, तो बेचारे की जो होप था, उम्मीद था, वो खत्म हो गया। तो उसके लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा? डिफीट, फ्रस्ट्रेटेड, रिलीव्ड या डैश्ड। देखिए, डैश्ड का मतलब है रूइंड या बर्बाद। तो किसी का सपना क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, सपना टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, डैश्ड, यानी रूइंड, बर्बाद हो गया। देखिए, हाउस वेयर डिफीटेड, ऑप्शन ए जो है, डिफीट मतलब हराया, किसी के सपनों को हराने का काम नहीं होता। फ्रस्ट्रेट, सपने तो फ्रस्ट्रेट यानी सपने कंफ्यूज नहीं होते। उम्मीद जो है, रिलीफ, उम्मीद को छुटकारा नहीं मिलता। उम्मीद क्या होते हैं? टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इनमें आपको सिनोनिम बताना है। जो अंडरलाइन वर्ड है इनइविटेबल। अब देखिए, इसमें इतना लंबा सेंटेंस दिया गया, आप उसको पूरा सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनइविटेबल वर्ड का सिनोनिम बताना है। इनइविटेबल का मतलब है जिसे टाला नहीं जा सके, दैट कांट बी अवॉइड, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए की बात करें तो इमेमोरेबल। इमेमोरेबल का मतलब जिसे याद नहीं किया जा सकता, दैट कांट बी रिमेम्बर। क्या जाएगा? कांट बी रिमेम्बर। दूसरा ऑप्शन है अनडिनाइएबल, जिसे आप ना नहीं कह सकते, दैट कांट बी डिनाई और अवॉइड, जिसे आप मना नहीं कर सकते, ना नहीं कह सकते। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, एडवेंचरस, तो इसका तो इससे कोई कनेक्शन है नहीं। एडवेंचरस का मतलब है वो काम जिसमें जोखिम भरा हो, एक्साइटमेंट हो, जिसमें रिस्क हो। एस्केपेबल, एस्केपेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि जिसको आप एस्केप कर सकते हैं, जबकि इनएविटेबल कौन, जिसको आप एस्केप नहीं कर सकते, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसे टाल सकते हैं, ठीक है, एस्केप कर सकते हैं, और इसे एस्केप नहीं कर सकते, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। व्हाट ए बीइंग फोर्सफुल, सॉरी बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल्स ऑफ समथिंग इज करेक्ट। मतलब उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो हर चीज की बारीकियों को देखता है, छोटी छोटी जानकारी को अच्छे से देखता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। उसको क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। फास्टिडियस यानी नुक्ताचीनी, दैट कांट बी मेक हैप्पी। वैसे व्यक्ति जिसे आप खुश नहीं कर सकते, वो हर चीज की बारीकियों को देखता है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, आप वो बारीकियों को ध्यान देता है, उसकी वजह से वो खुश नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। तुनक मिजाजी भी बोलते हैं एक वर्ड में। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बाकी का ऑप्शन जो है एक्सक्यूमिस, एक्सक्यूमिस का मतलब नकचढ़ा, वो व्यक्ति जो इजिली डिस्कस्टेड हो जाता है, नोसिएटेड यानी जो इजिली किसी बात को लेकर चिढ़ जाता है, उसका नकचढ़ा बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्यूमिस। अगला है सी, स्टूबर्न, जिद्दी होता है। डी जो है ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल, जिसे अभेद्य, जिसे पार नहीं पाया जा सकता, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिस पे आप कैप्चर नहीं कर सकते, दैट कांट बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, उसे हम बोलते हैं अभेद्य। स्टूबर्न का होता है जिद्दी, अड़ियल। एस्किमिस का मतलब नकचढ़ा, फास्टिडियस यानी तुनक मिजाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आपको इसमें भी इडियम का मीनिंग बताना है। थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू थिक एंड थीन का मतलब होता है इन गुड ऑल टाइम, अच्छे समय या बुरे समय दोनों में, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम। थ्रू थिक एंड थीन, मोटा पतला, तो यहाँ पे बुरे समय और अच्छा समय दोनों में। देखिए थिक यहाँ पे आपको बुरे समय को रिप्रेजेंट करता है, थीन यानी पतले समय को रिप्रेजेंट, सॉरी अच्छे समय को रिप्रेजेंट करता है, तो थ्रू थिक एंड थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर। इसमें आपको सिनोनिम बताना है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब किसी चीज को विस्तार में बताना होता है। द कमिटी वांटेड अस टू एक्सप्लोर दिस इन डिटेल, तो कमिटी हमसे चाहती है कि हम इसको डिटेल में बताएं, तो एक्सप्लेन का सिनोनिम होता है एलोबरेट, ठीक है। बाकी ट्रबल, परेशानी, कलेक्ट, इकट्ठा करना। कीन का मतलब होता है ईगर, उत्सुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में आपको देखिए पैरा जम्बल है और सारे सेंटेंस को सीक्वेंस में बैठाना है, तो एक बार हम क्या करेंगे कि सारे सेंटेंस को पढ़ लेंगे। तो पहले में स्टार्ट करेंगे ए से। बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम, it created another, and because of the closure many workers lost their jobs. B जो है कह रहा है कि for instance the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city. C कह रहा है कि in recent years while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihood adversely. डी कह रहा है कि several of these industries were polluting the neighborhood and discharge from these industries were polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules. देखिए अब यहाँ पे आपको these industries की बात कही गई है डी में, ठीक है, और बी में पढ़ेंगे फॉर इंस्टेंस द कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे बी के बाद डी का इस्तेमाल होगा। तो अब आप देखेंगे लिंक है इसमें बी और डी में। मैंने बोला था आप एक स्टार्टिंग सेंटेंस सर्च करेंगे या आप देखेंगे किससे किसका लिंक बन रहा है। देखिए स्टार्टिंग सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे सी है, इन रिसेंट ईयर, हाल के सालों में, वाइल कोर्ट्स हैव कम आउट विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, जब कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर निकाला, सख्त ऑर्डर निकाला एनवायरमेंटल इशूज, पर्यावरण के इशू पर, और इसमें कुछ समय क्या कि इस ऑर्डर की वजह से लोगों की जो
लाइवलीहुड है, जीवन यापन है, उससे विपरीत प्रभाव पड़ा। यहाँ पे सी स्टार्टिंग है, सी के बाद आपका बी आएगा। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पर कोर्ट ने डायरेक्ट किया इंडस्ट्रीज को, रेसिडेंशियल एरिया जो दिल्ली के अंदर है, कि वो या तो बंद कर दें और नहीं तो वो शहर के बाहर शिफ्ट हो जाए। तो इससे लोगों को क्या होगा, जो इनमें इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके जीवन यापन प्रभावित होगा, है ना। बी, उसके बाद डी, सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्री, इनमें से बहुत सारे इंडस्ट्री वेर पॉल्यूटिंग द नेबरहुड, अपने आसपास के एरिया को पॉल्यूट कर रही थी, प्रदूषित कर रही थी। एंड डिस्चार्ज फ्रॉम दीज इंडस्ट्री वेर पॉल्यूटिंग द रिवर यमुना, और इन फैक्ट्रियों से जो भी मलबा निकलता था वो यमुना नदी में गिरता है, और वो यमुना नदी को भी पॉल्यूट कर रहा था। बिकॉज दे हैड बीन सेट अप विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, क्योंकि उन्होंने बिना नियम कानून को फॉलो किए हुए सेटअप किया हुआ था अपने इंडस्ट्रीज को। अब एक आ रहा है कि बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम, लेकिन जब कोर्ट एक समस्या का समाधान करता है, इट क्रिएटेड अनदर, एंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। तो एक समस्या अगर समाधान होता है तो दूसरा समस्या क्रिएट होता है, क्योंकि क्लोजर के कारण, कंपनी बंद होने के कारण, मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, बहुत सारे वर्कर जो है उन्होंने अपना जॉब खो दिया। ठीक है, तो सी बी डी ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्सिक्वेंस, अभी मैंने बताया था कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, आउटकम होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओरिजिन का मतलब है स्टार्ट, बिंदु, बिगिन। स्टार्ट का मतलब किसी कार्य को शुरुआत करना, बिगिन का मतलब भी शुरुआत करना। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। ओरिजिन का मतलब है स्टार्ट, बिंदु होता है वो कोई पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होती है। ओरिजिन, अगर आप ग्राफ बनाते हो तो जो ओ वाला पॉइंट होता है वो आपका ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। नंबर 60 की बात करते हैं, तो इसमें आपको फिलर है। देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डैश। देखिए, अगर आपके क्लास में ऐसे बेंच लगे होते हैं, बीच में जो रास्ता होता है उसे हम आइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि चेयर की पंक्तियां हैं आइल के दोनों साइड, आइल यानी बीच का जो रास्ता होता है। ठीक है, अब बाकी का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इल है। इल का मतलब होता है ट्रबल, क्रिएट करना, पेन, दर्द का कारण होना। तो इसका होता है ट्रबल, टू कॉज ट्रबल, परेशानी उत्पन्न करना। दूसरा है आइल। आइल का मतलब होता है आइलैंड, यहाँ पे टापू, ये तो आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 17 नंबर पे आते हैं। 17 अगर मैं आपको इडियम का मीनिंग बताना है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है हार में भी लाभ, यानी ऐसा परिस्थिति जो शुरू में आपको लगेगा कि नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अंत में आपको उससे प्रॉफिट होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? हैज ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वुड बी बैड। तो शुरू में ऐसा लगता है कि ये खराब है, पर अंत में आपको ये अच्छा परिणाम देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी हार में लाभ। ऐसा आप कोई काम करते हैं जिसमें लगता है कि आपका लॉस हो गया, लेकिन किसी न किसी महीने में अगर उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको बोल सकते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 80 नंबर है, इसमें आपको सिनोनिम बताना है और वो जो वर्ड है वही गायब है। चलिए मैं ऊपर देख लेता हूँ इसमें से कौन सा वर्ड है इसमें। तो देखिए 80 नंबर में आपको अनबायस वर्ड का सिनोनिम बताना है। बायस्ड का मतलब होता है अनफेयर, पक्षपात, प्रिजुडाइज्ड, और अनबायस्ड का मतलब होता है फेयर, मतलब अनअफेक्टेड, जो कि बिल्कुल डिफरेंट, उदासीन, किसी के प्रति प्रिजुडाइज नहीं हुआ। तो इसमें आपका सिनोनिम कौन सा हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्टिव। डोंट अफेक्टेड ऑफ समवन्स फीलिंग और ओपिनियन, किसी के फीलिंग से या ओपिनियन के प्रभावित हुए बिना, निष्पक्ष इसको बोल सकते हैं एक वर्ड में।
बाकी ऑर्गेनाइजेशनल यानी संस्था से संबंधित, डिफिनेटिव का मतलब हो जाएगा निर्णायक, निश्चित कोई चीज आधिकारिक तौर पर। सब्जेक्टिव का इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी के फीलिंग से या किसी के ओपिनियन से प्रभावित हुए, तो सब्जेक्टिव का ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका सिनोनिम हो जाएगा अनबाइस्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर में आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। इस सेंटेंस बड़ा सा है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है और बताना है कि किस हिस्से में एरर है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट which include interfering species, elements, pollution and a boiling temperature were putting wildlife population at peril। आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, द प्रेजेंट सेंचुरी वर्तमान सेंचुरी की बात कर रहा है। तो वर्तमान सेंचुरी में हमारे पर्यावरण के प्रति जो खतरा है उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या खतरा है। इंटरफेयरिंग स्पीसीज, एलिमेंट, पॉपुलेशन एंड ए बॉइलिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन इसमें आएंगे पार्ट सी में, वे आर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस एट पेरिल, बात प्रेजेंट सेंचुरी की हो रही है। तो कह रहा है कि जो पर्यावरण के प्रति जो खतरे हैं, इंटरफेयरिंग स्पीसीज यानी प्रजातियों का जो धीरे धीरे हस्तक्षेप हो रहा है। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है डिजीज, बीमारी। पॉल्यूशन, प्रदूषण। ये बॉइलिंग टेम्परेचर यानी ग्लोबल वार्मिंग। ये सब चीज़ें क्या है, पहले थी या अभी नहीं है, अभी भी हैं, और ये लगातार क्या कर रही हैं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को, जो जंगली जीव हैं उनको खतरे में डाल रही हैं, यानी वो धीरे धीरे मृत्यु की कगार पे है, खत्म होने की कगार पर। तो वर पुटिंग नहीं, आर पुटिंग, क्या जाएगा, आर पुटिंग। पास्ट टेंस की नहीं बात हो रही, प्रेजेंट टेंस की बात होगी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बताना है और सेंटेंस है, मिस्टर राम यूजेज मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन। देखिए, मिस्टर राम यूजेज मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। देखिए ये कौन से टेंस में है, इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें वर्ब कौन सा यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर का यूज होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। तो मल्टीमीडिया, मिस्टर राम यूजेज मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मल्टीमीडिया के साथ ईज आएगा। ठीक है, तो मल्टीमीडिया इज यूज्ड होगा, तो मल्टीमीडिया इज यूज्ड बाय मिस्टर राम फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है मल्टीमीडिया यूजिंग है तो कि गलत है, और मल्टीमीडिया इज यूज्ड फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन बाय मिस्टर राम, तो इसका सीक्वेंस जो है वो गलत तरीके से है। ठीक है, सेंटेंस का अरेंजमेंट सही नहीं है वर्ड्स का, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मिस्टर राम, मल्टीमीडिया इज यूज्ड बाय मिस्टर राम फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट में आपके सामने है क्लोज टेस्ट। ये पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है और 5 क्वेश्चन को फिल करना है, आंसर बताना है। Socrates is flying. No, he is dash. The wings behind him beat in a calming rhythm. The cool air rushes past. His wings are all that matter. तो आप क्या करेंगे, इसको पहले बिना फिल किए हुए, एक बार बिना फिलर का इस्तेमाल किए हुए आपको पढ़ना है, उसके बाद सेकेंड टाइम में इसको फिल करते हुए जाना है। चलिए तो हम इसको फिल करते हुए आंसर करते हैं। सुकरात इज फ्लाइंग, तो सुकरात उड़ रहे हैं। सुकरात के बारे में जानते हैं आप लोग। सुकरात एक दार्शनिक थे, एथेंस के, ग्रीस एथेंस के, जो वेस्टर्न कल्चर के, वेस्टर्न फिलोसफर के संस्थापक थे। तो कह रहे कि सुकरात इज फ्लाइंग, सुकरात उड़ रहे हैं। नो ही इज डैश, नहीं वो
क्या कर रहे हैं, सोरिंग, स्लगिश, पर्टिनेंट, रिडंडेंट। देखिए, तो ही इज के बाद यहाँ पे हेल्प जो आएगा मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब जब इज के बाद आता है तो फर्स्ट फॉर्म में नहीं आता है, या तो अगर वो पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म में आएगा, नहीं तो आईएनजी आता है। तो सोरिंग, स्लगिश देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है जोर के साथ ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर बढ़ना। स्लगिश का मतलब सुस्त, धीमा। पर्टिनेंट का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित, रिलेटेड। और रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक। तो सुकरात उड़ रहे हैं, नो ही इज सोरिंग, नहीं वो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं पूरी जोर के साथ, ठीक है। द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन ए calming rhythm डैश द कूल एयर रसेज पास्ट। अगर द विंग्स बिहाइंड हिम, उनके पीछे जो पंख लगे हुए हैं, एक काम शांत नम रिदम के साथ फ्लिप कर रहे हैं। पंख क्या होता है, फ्लिप करते हैं, ठीक है। ये सब काल्पनिक चीजें हैं, सारे फिक्शनल है, ठीक है। द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन अ कामिंग रिदम डैश द कूल एयर रसेज पास्ट अनलेस मच सिंस वाइल। देखिए, जब दो काम होता है दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों का एक दूसरे के से लेना देना नहीं होता है, और एक टाइम पे होता है, तो वहाँ पे वाइल जोड़ता है उनको। द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन ए काम, उनके पीछे लगे पंख शांति में एकदम रिदम के साथ बीट कर रहे थे, और कह रहा कि जबकि द कूल एयर रसेज पास्ट, और जो ठंडी हवाएं थी वो पीछे की ओर जा रही थी, ठीक है। सेंस, अब जानते हैं, चूंकि सेंस का यूज तब होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट किसी पीरियड का दर्शाना होता है। मच का मतलब बहुत होता है, अनलेस का मतलब जब तक नहीं। कंडीशन होता है कि जब तक एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। तो एक दूसरे पर ये दो क्लाउज को जोड़ता है। और ये यहाँ पर जो वाइल का यूज आप समझ गए, एक टाइम पे दो चीजें होती हैं, और दोनों का, जैसे कि मैं पढ़ रहा था और राम खाना खा रहा था। वाइल आई एम रीडिंग राम केम, राम आया, है ना। दो काम होता है, हो जाता है सेम टाइम पे, और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हिज विंग्स आर all that matter dash at the rushing winds like sails of some great sea vessel, the feathery appendages all he is and all he will ever want to be। देखिए, जब 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिज विंग्स आर ऑल दैट मैटर, उसके पंख जो सबसे इम्पोर्टेंट, ऑल दैट मैटर यानी कि उड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पंख ही है। एट द रसिंग विंड, अब यहाँ पे फिलर भरना है, लॉसिंग, स्नैपिंग, क्लीनिंग, लिमिटिंग। देखिए, लॉसिंग का मतलब हारना होता है, स्नैपिंग का मतलब जोर के साथ किसी चीज का टूटना, ब्रेकिंग सडनली विथ ए शार्प नॉइज, या फटफटाना, फड़फड़ाना। कोई चीज हवा में अगर आप प्लास्टिक रख देते हैं, या किसी चीज में अगर वो बांधा हुआ है, हवा तेज आता है तो फटफट आवाज आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है स्नैपिंग, फड़फड़ाना। हिज विंग्स आर ऑल दैट मैटर्स, क्लीनिंग का मतलब साफ सफाई, लिमिटिंग का मतलब किसी चीज को सीमित करना। एट द रसिंग विंड लाइक सेल्स ऑफ सम ग्रेट सी वेसल, द फेदरी appendages all he is and all he will ever want to be। जैसे कि अब बड़े से समुद्र में कोई जहाज चलता, उसमें पाल टंगे रहते हैं, कपड़े का बड़ा बड़ा पाल बना रहता है। ऐसे मान के चलिए अगर ये जहाज है, ठीक है, तो इसके ऊपर बड़ा सा खंभा रहता है, इसमें कपड़े बंधे होते हैं ताकि हवा की गति को, हवा का यूज अपने सक्सेसफुल सेलिंग में किया जा सकता है। जिस वे में हवा रहता है उसके अनुसार इसको मोड़ देते हैं, फिर उस वे में जहाज चलता है। तो कह रहा है कि वो उसके पंख भी उसी तरीके से काम कर रहे थे, जैसे कि समुद्र में बड़ा सा जहाज को चलाने के लिए फेदरी अपेंडेज का यूज किया जाता है। ऑल हीज, तो वो भी खुद को एक फेदरी अपेंडेज का मतलब है संलग्न चीजें, पंखदार चीजें खुद को फील कर रहे थे। एंड ऑल ही विल एवर वांट टू बी, और हमेशा से वही बनना चाहते हैं, वो ये बनना चाहेंगे हमेशा से कि वो एक हवा में उड़े, यानी अपने जिंदगी में उड़े। यहाँ पर वो हवा में उड़ने का लिटरली मीनिंग नहीं है, क्योंकि आदमी तो उड़ नहीं सकता,
तो यहाँ पे स्नैपिंग राइट आंसर हो जाएगा। लॉसिंग का मतलब हारना बिल्कुल नहीं होगा, क्लीनिंग साफ सफाई नहीं करना होगा, लिमिटिंग सीमित नहीं करना होगा, स्नैपिंग फड़फड़ के आवाज के साथ। नेक्स्ट 40 नंबर, नेक्स्ट 24 पे आते हैं। पढ़ते हैं। His back muscles flex with the dash that takes him high above the ground. His back muscles flex with the dash. उनके पीछे के जो मसल्स थे वो मुड़ते थे। फ्लेक्स का मतलब मुड़ना होता है, लचीला, लचकना। विद द डैश दैट टेक्स हिम हाई एबव द ग्राउंड, जो उन्हें जमीन से ऊपर लेके जाता है। तो क्या है? विद द अफेक्शन, प्रेम से या लगाव से मुड़ते थे। एफर्ट, कोशिश। मैनिपुलेशन यानी उलटफेर करना, किसी को मैनिपुलेट करना, प्रभाव डालना, बहलाना फुसलाना। लिटिगेशन यानी कानूनी प्रक्रिया होता है, किसी को दोष। लिटिगेशन यानी वाद विवाद, कानूनी प्रक्रिया, लीगल एक्शन लेने को बोलते हैं लिटिगेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिजिकली यहाँ पे एफर्ट लगाने की बात है, वो एफर्ट लगाते थे तो उनका एफर्ट लगाते हैं तो बैक मसल्स जो है वो मुड़ता है, फ्लैक्स होता है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अफेक्शन, मैनिपुलेशन, लिटिगेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। His back muscles flex with the effort that takes him high above the ground. He feels the, आगे बढ़ते हैं, he feels the effort of course। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एफर्ट किया, फिर एफर्ट की बात करती है। वो अपने एफर्ट को महसूस कर रहा था, ऑफ कोर्स, बट स्वीपिंग into the sky does not require much of one। अब आकाश में उड़ने के लिए उसकी ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। एक बार नेक्स्ट पढ़ते हैं। द डैश इज प्लेजरेबल इवन एक्सेलरेटिंग विथ फ्लाइट, देयर इज फ्रीडम बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, एन एक्सटेसी बॉर्डरिंग ऑन इमोशनल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 लास्ट फिलर है। करके द डैश इज प्लेजरेबल, क्या है प्लेजरेबल है यहाँ पर? जब कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं सुकरात कि मैं उड़ूं पक्षी की तरह। द डैश, द लेमिनेशन, इंडिग्नेशन, परवर्सन, सेंसेशन। देखिए, तो सेंसेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की अनुभूति होती है, फीलिंग्स होती है। सेंसरी जो प्लेजर मिलता है आपको स्पर्श का, किसी चीज़ के स्वाद का, उसे सेंसेशन बोलते हैं। द सेंसेशन इज प्लेजरेबल, यानी इसका जो सेंसेशन था, जो अनुभूति है, वो आनंददायक है। इवन एक्सिलरेटिंग, बहुत अति आनंददायक है। एक्सिलरेट का मतलब खुशी, आनंद। विथ फ्लाइट देयर इज फ्रीडम बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, उड़ने में आज़ादी है जिसकी कोई डिस्क्रिप्शन यानी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एन एक्सटेसी, एक खुशी है, इमोशंस की भावनात्मक खुशी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, एंगर, स्ट्रॉन्ग एंगर बोल सकते हैं। लेमिनेशन सबको पता है, लेमिनेट करना होता है किसी चीज को मजबूत बनाने के लिए उसके ऊपर परत चढ़ाना, यानी प्लास्टिक का रैपर चढ़ाना। जैसे कि अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, हम उसे लेमिनेट कराते हैं ताकि वो मजबूत हो सके। अगर ये पेपर है, इसके ऊपर हम प्लास्टिक चढ़ा देंगे तो इसलिए मजबूत हो जाता है। परवर्सन का मतलब होता है किसी चीज का अपने जो मूलभूत उसका रूप है, जो फंडामेंटल रूप है, उससे करप्ट हो जाना, खराब हो जाना। परवर्सन यानी विकृत बोल सकते हैं इसको, विकृत हो जाना, करप्ट हो जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डिस्टोर्ट बोल सकते हैं, डिस्टोर्शन, करप्ट। तो दोस्तों ये रहा आपका सेट नंबर 11। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप
कमेंट जरूर करें और इससे रिलेटेड और भी वीडियो इस पे अपलोड हुए हैं, जैसे कि सेट नंबर 11 है, तो आपसे 1 से 10 नंबर सेट भी वीडियो के लिंक का है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।